नमस्कारम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तारानगर वालों? ठीक है। दुनिया में तीन ही चीज मशहूर है, सूरज, चांद और तारा। और आप सब चमकते हुए सितारे। आपके शहर का नाम भी तारानगर। सो एक बार जोरदार तालियां आपके अपने इस शहर के लिए, इस अंदाज के लिए। और कलेक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। वैसे तो आपने मेरा स्वागत करना चाहिए था, मैं आया हूं दूसरे जिले से। एसडीएम साहब भी पधारे हुए हैं। कसवा साहब कहां बैठे हैं? ठीक हो? आपका जितने चेहरे पे लाली है ना, आप बॉम्बे होते कोई सीरियल में देवर का रोल कर रहे होते। कहां ये क्या गगड़े सिखा रहे हो? दुनिया के दो ही एटीएम पसंद है, एक बैंक में चलता है, एक आपके टैगोर में चलता है। कहां है एटीएम सर? कहां है सर? आप इतने पतले भी नहीं हो कि मशीन में आ जाओ। ये दुनिया का पहला एटीएम है जो फीस लेता है। कि जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले, बिचार आंगली ना करो अब कोई। एक तो जाट ऊपरों में भूखो सफर कर गया और बिचारे थे आंगली। और करो बताओ, ईशा मास्टर नहीं है, माँ बाप का इकलौती औलाद हुआ है। हाँ सच्ची बात है। इकलौती क्यों होती है? क्योंकि ये इतने शरारती होते हैं, इतने शरारती होते हैं कि रात को 2:30 बजे तक नहीं सोते। और जिस घर में बड़ा बच्चा 2:30 बजे तक नहीं सोएगा, उस घर में दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता। तो हमारे सीडीओ साहब, बीडीओ साहब, जितने भी अधिकारीगण यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। कि जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं। देखिए, आज दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है एजुकेशन की सेवा। किसी को शिक्षा देना, रास्ता बताना, सबसे बड़ी देशभक्ति है ये। और आज ये टैगोर के कदम यहाँ इसीलिए रखे गए हैं कि इस धरती से भी डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, यहाँ के बच्चे देश दुनिया में नाम रोशन करें। कि जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं। जिन्हें पढ़ाया हो टैगोर की दीवारों ने, वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं, वो दीवाने अंदाज को बदल सकते हैं, वो दीवाने आगाज को बदल सकते हैं। ऐसे ही कसवा साहब, मेरे को भी देशभक्ति का जोश चढ़ा। मैं मेरी माँ के पास गया, मैंने कहा माँ तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ बोली बेटा पहले दूध वाले का चुका दे। 3 महीने हो गए, रोज आ जाता है उसको सुबह। आज की ये शुरुआत। बैठ जाओ भाई साहब, कुर्सियां पड़ी है पीछे। हाँ, भगवान ने चलने फिरने के लिए टांग लगाई है, तो बैठने के लिए भी कोई सामान लगाया होगा। उसका काम लो कि वहां पर लोन थोड़ी चकोगा। थे ही बैठ जाओ गुरुजी, थारो नुओ कोट सारा देख लियो। अभी न प्रेस करके पाछो दे जगह को है बिंगो। छोटा सा नाम मेरा ख्याली, आपके समझ में आ गया? कलेक्टर साहब, मेरे आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है, फोन आता है ना, कौन बोल रहा है? मैं ख्याली, कौन ट्राली? मगर नहीं भाई साहब, ख्याली प्याली। तो ऐसे 2-3 बार बताना पड़ता है। ऐसे मैंने एक को पूछ लिया वैसे ही, मगर भाई साहब आपका नाम क्या है? वो शुरू हो गया, बोले मेरा नाम ख्याली है। तेरा नाम क्या है? मगर जी नाम तो मेरा भी ख्याली है, पर मैं इतने खेल नहीं करता जितने तू करता है। तो ऐसे लोगों का भी प्रॉब्लम हो जाती है। हम छोटे छोटे थे गांव में, हमारा कैप्टन हकला क्रिकेट खेल रहे थे, तो एम्पायर आया, बोला हाँ बोलो हेड या टेल। तो वो कैप्टन बोला पापा फेंको। बोला नहीं आप मांगो हेड या टेल। बोले पापा फेंको। और उसने फेंका, टर्न, बोला यही है, ऊपर आ गया, वही मेरा है। तो ऐसे लोगों की ज्यादा दिक्कत आती है, मैं वहां बोलने में फंस जाता हूं हमेशा। तो एक कंपनी ने रामायण छापी, एक सेल्समैन ने 1 महीने में 30 रामायण बेच दी। तो कंपनी ने उसको बुलाया, सम्मानित किया, बोला यार तूने 1 महीने में 30 रामायण बेची है,
ये बाकी सेल्समैन है, किसी ने 2 रामायण बेची है, किसी ने 4। इनको समझा तूने कैसे इतनी सेल बढ़ाई? बोला सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं घर पे जाता था, बैल बजाता था, साहब आते थे, मैं कहता था रामायण है, खरीदनी है कि पढ़ के सुनाऊं? तो वो खरीद लेता था। पता है अभी पढ़नी शुरू कर दी है, 2.5 महीने खत्म नहीं करेगा। ऐसा माहौल मेरे नाम से जुड़ा। और मेरा जो गांव डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में, तहसील पीलीबंगा में छोटा सा गांव बड़ोपल में पड़ता है, 18 एसपीडी, जहां मैं पैदा हुआ। हालांकि मैं वहां पैदा हो नहीं रहा था, नहीं मेरी बात पहले अमेरिका चली थी, फिर मैं सोचा यार वहां से तारानगर आना मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने कोशिश की, फिर मैं वहीं पैदा हुआ। माहौल गांव का ऐसा था कि हमारे गुरुजी 2 कमरे में रहते थे, नीम के नीचे ही हमारी क्लास लगती थी, स्कूल का नक्शा हमारे हाथ में होता था। जब सूरज इधर आया हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे, सूरज इधर आया हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे। गुरुजी भी नीम का मैं इतना चक्कर काटा, वैज्ञानिका ने बुला के मैं के हो लिखो धरती गोल है। तो ये वैज्ञानिकता हमने पहली क्लास में करनी शुरू कर दी थी। आप बैठ जाओ बाबूजी, हाँ जेकिंग ऊपर पड़ गया 3-4 शहीद हो जाएगा, और थोड़ी थोड़ी देर बाद उठते भी रहना, क्योंकि सोफे ने भी सांस लेना है। मैं ये इसलिए बता रहा था कि आज जो व्यवस्थाएं आपको पढ़ाई में मिल रही है, अगर इसके बाद भी आप नहीं पढ़ सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम चाहे कलेक्टर साहब भी पढ़े हैं, खुद कसवा साहब भी पढ़े हैं, एटीएम सर भी पढ़े हैं, हमें इतनी व्यवस्था नहीं थी। आजकल बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल, मां पंखा लागेड़ा, कूलर लागेड़ा, ठंडो वाटर कूलर को पानी, बढ़िया फर्नीचर बैठन ने, एसी बसा थाने ले जान आवे, छोड़न आवे, गोरी गोरी मैडमा पढ़ाने। फिर भी थे अपसेंट करो, बहाना मारो तो गलत है, मार तो ये कोनी हूं तो नहीं माने तो मास्टर जी मास्टर नहीं हूं, लड़ गया अंता आपको मूड फ्रेश करने खातर माने कूट लेता, दे धड़ाधड़ काम नहीं किया। मुर्गा बनाए रखता, वो तो बाद में, बहुत बाद में जाके पता चला कि मुर्गा बनने से ये कान खींचते हैं तो याददाश्त ज्यादा बढ़ती है। तो लोग पूछते हैं कि यार आप 2-2 घंटे शो कैसे कर लेते हो? मगर हम 8-9 साल मुर्गा बने हैं, तुम्हारी याददाश्त इतनी बढ़ गई कि कोई चीज भूल ही नहीं पाते। ऐसे गांव में, ऐसे माहौल में पढ़ने का मौका मिला। आज सारी व्यवस्थाएं होती है, कोई बच्चा गलती भी करता है तो टीचर के नजर में होता है, तुरंत लिख देते हैं विजिट माय ऑफिस, नोटिस आ जाता है घर पे, माँ बाप को जाके मिलना पड़ता है प्रिंसिपल को, क्या कर दिया जी हमारे बच्चे ने। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। कलेक्टर साहब एक बार मेरे गुरुजी ने नोट भेज दिया घर पे कि इसको नहला के भेजा करें, इसमें बहुत बदबू आती है। तो मेरे बाप ने जवाब भी ठोक के लिखा कि हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते, तो कृपया करके बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। आपके स्टूडियो टीम का हेड कौन है? कोई है? आप हो? इंचार्ज कौन है? अन बिठा ले बाबा यार, सारा डिस्टर्ब करे थे, बैठ जा भाई ना, साइड में आके करो नहीं काम, मैं थारा बेचारा आंगली करूं भी यार, रील लगाओ, ऊंचा खींचो नीचा खींचो। भाई जी हेलो, चाय पानी बंद करे यार, गुरुजी ये बंद करो प्लीज, ऐसे ऐसे थोड़ी मजा आता है यार। चाय पीने घरों पी गया करो, बैठो 10 मिनट आनंद लियो प्रोग्राम का, बाद चाय पियेंगे आप। प्लीज प्लीज मेरा रिक्वेस्ट, एक बार तालियां बजाओ जोरदार, थोड़ा मजा आए। हाँ यस। तो हमारे गांव का माहौल क्या था भाई जी, थे भी कैमरा शुरू करके बैठ जाओ, क्योंकि बच्चों को दिख नहीं रहा है। हमारा रात दिन का यही काम है, एक बार चालू करके छोड़ दो, आप कहीं नहीं जाएगा, मैं यहीं खड़ा हूं सीध में। मैं काम मैं कर रहा हूं ना दोस्त, मेरा कहना मानो आप, प्लीज डिस्टर्ब ना करो। तो हमारे जो गुरुजी थे ना, वो साथ में डॉक्टरी को काम करता पार्ट टाइम, और सगे जूता चप्पल भी रखता 10 एक जोड़ी। मां बेचारे पेट्रोल डीजल की शीशी रखता, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी वालों आगे भी न तेल भी बेच लेता। अब एक दिन रात ने मारा, एक ताई को दुखियो पेट, आगे खड़खड़ायो डॉक्टर को गेट, दड़ 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 रहा, दाग दर पेट दुखा। डॉक्टर साहब की समझ को नहीं है, रात ने उठा निंदा में, दवाई वाली शीशी हाथ मारते मारते पेट्रोल वाली हाथ आ गई, ठोक्यो टिक्यो ढस, ताई स्टार्ट होगी।
आगे ताई लारे डॉक्टर दे गाँव का गेड़ा, लोगों ने बुलाया रंग ताई बाज गई, 4-5 और गाँव का लोग हाथी कौन, यही ट्रैक्टर निकाल लिए भाई, लगा दिया लारा ट्रैक्टर, आ गया ताई लारा ट्रैक्टर, गांव की गलियां हाथ किया हुआ ट्रैक्टर डीजल पर, ताई पेट्रोल पर। तो ऐसे माहौल में पढ़ाई मिली। 5वीं तक तो मेरी याद नहीं आ रहा, अभी मैं चप्पल पहन के स्कूल गया हूं। 6ठी क्लास में मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूर स्कूल था बड़ोपड़। तो सुबह 5 बजे हम पैदल जाते थे और 12 बजे आते हुए छुट्टी होती थी, तो बस आती थी, उसमें आते हुए हम बस में आ जाते थे। तो या तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में सुना कि वो नदी तैर के पढ़ने जाते थे, या हमारा इतिहास है कि हम 8 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। और पढ़ाई में मैं इतना होशियार था, इतना मुझे पढ़ाई से प्यार था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 3 साल तो 10वीं में रहा। फिर गुरुजी बोले बेटा अब तू पीएचडी करेगा 10वीं में। तो मैंने 2 ही चीज पढ़ी साहब, एक क्या पढ़े जिससे मैं किताब पढ़नी सीख गया, और 10वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा हरिशंकर परसाई का कि अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप पढ़ाई जारी रखिए, किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाओगे, नहीं तो आप 11वीं 12वीं फिर 3 साल बीए फिर एमए, इतना करने के बजाय आप 5-7 साल में अपने काम के कारीगर बन सकते हैं। किताब बंद गरगान के जी काम करना है, गरगा क्या पढ़, मगर नहीं, हरिशंकर परसाई इतना बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोल रहा है, वो कह रहा है कारीगर बनो। तो मैं 93 में श्री गंगानगर चला गया। गंगानगर मैंने 1 साल में स्विमिंग पूल पे गार्ड की नौकरी की। फिर मुझे कपड़ा मिल में नौकरी मिली, ट्रेनिंग थी 45 दिन, तो तनख्वाह नहीं देते वो। तो उस ट्रेनिंग के दौरान कभी स्टेशन पे सोया, कभी गुरुद्वारे में, कभी धर्मशाला में, कभी पार्क में, फुटपाथ पे कर करा के 1.5 महीना कंप्लीट किया कि चलो अब तो अपने को नौकरी परमानेंट हो ही जाएगी। अच्छा, एक बीच में आपको बात बता रहा हूं, रट्टा मारना और पढ़ना, गुणना, तीनों में फर्क है ना। आप कोई चीज पढ़ते हैं, वो गुणेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगी, आप किसी को कभी भी बता सकते हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं। रट्टा मारेंगे तो एग्जाम के बाद आप भूल जाएंगे। तो हमेशा आप बात को पढ़ के समझने की कोशिश करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। मैं जब इंटरव्यू देने गया पहली बार, तो मेरा दोस्त मेरे साथ में था, पहले नंबर मेरा आ गया। तो जाति साहब ने कहा जी देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं कहा अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उस टाइम वाजपेयी साहब थे। तो बोले देश आजाद कब हुआ? मैं कहा जी प्रयास 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। बोले शाबाश। पेट्रोल कहां से आता है? मैं कहा इराक से। कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है? मैं कहा अमिताभ बच्चन। बोला जाओ। बाहर आया मेरा दोस्त, बता क्या क्या बातें पूछ रहे हैं। मैं कहा भाई प्रश्न उत्तर बताने का टाइम नहीं है, रटा मार ले। पहला अटल बिहारी वाजपेयी, प्रयास 1947, इराक, अमिताभ बच्चन। अब भाई साहब रट्टा मार के आगे पहुंचे तो समझो अपने कृष्ण जी कसवा साहब इंटरव्यू ले रहे थे, और पहले ही सवाल ठोक दिया कि आपके बाप का नाम क्या है? अगले ने रट्टा मार रखा था, बोला अटल बिहारी वाजपेयी सर। बोले यार मैं इतने सालों पुराना लेक्चरर हूं, मैं वाजपेयी साहब के बारे में जानता नहीं, उनकी तो शादी नहीं हुई थी, तुम कब पैदा हुए? रट्टा मार रखा था। बोला साहब प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 से मिली। बोला यार ऐसा आदमी तो कहां से आया? बोले इराक से। अरे बोले भाई तू पागल है कि मैं पागल हूं? बोले पागल दोनों ही नहीं है साहब, पागल अमिताभ बच्चन है, और ये कन्फर्म है, खाली बता के गए अभी। तो रट्टा मारने से हमेशा ऐसे नुकसान हो जाता है। तो आप हमेशा पढ़ के समझने की कोशिश करें, ताकि आप भी अपने छोटे भाई बहनों को समझा सकें, आप भी अच्छे से लिखे आ सकें, आप भी कल को लेक्चरर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो बातें चीतें आपके याद हों, ताकि वो आपके समाज के, देश के, दुनिया के काम आए जो आपने पढ़ाई की। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई और शुरू होगी नौकरी, तो मैं बड़ा खुश था कि यार वाह, मैं कपड़ा मिल में नौकरी मिल गई, ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो गई, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन कई बार है ना, अच्छे काम की भी नजर लग जाती है, बहुत सारी मुश्किलें आती है जीवन में। कभी टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं। मेरा भी एक हाथ कपड़ा मिल की मशीन में आ गया, ये 13 जगह से टूट गया। 13 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट रहा, मेरे 8 ऑपरेशन हुए। कसवा जी कई डॉक्टर तो काम करना सीख गए थे, हाँ मेरे को हर महीने खोल लेते थे, कभी तार लगेगा, अगले महीने कभी यहाँ पेच लगेंगे। मैं कहा मैं बेलो ही हूं यार, थे ट्रेनिंग लियो।
आप काम सीखो। मेरे पास घर वाले भी नहीं पहुंच पाते थे, दवाई के पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो जीवन में थैंक यू। तो जीवन में जहां मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटना। टेंशन जीवन का एक रेगुलर दौर है, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही जीवन में टेंशनें आती रहती हैं। टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने काम की स्पीड को बढ़ा दो। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। सो टेंशनें जीवन में आती रहती हैं। मैं गंगानगर कपड़ा मिल में नौकरी करने के साथ साथ नाटक करता था, तो बड़ा खुश था, नौकरी लग गई, पार्ट टाइम में नाटक कर रहा हूं। मेरे को शौक था स्कूल से, बचपन से। मेरे बाप को पता लगा, कहता नाटक बंद कर। मैं कहा क्यों? बोले तेरी शादी नहीं हो रही है। मैं कहा डैडी बॉस नाटक से शादी का क्या लेना देना? कि यार मैं कोई जाट बुढ़ा के लाऊं, हमारे छोरो है, मैंने पूछा है वो के काम करे, वो नाटक करे, वो मुड़ गया वही को नहीं। और मैं क्या डैडी बॉस मुझे सीखने दो, मैं आज नाटक सीखूंगा, धीरे धीरे मुझे टीवी में फिल्मों में कल को मौका मिलेगा। 5-4 साल हो गए। डैडी बॉस एक दिन बैठ के डिस्कवरी चैनल देख रहे थे, मेरे को बुलाया, कहते इधर आ, अब तो जानवर भी आने लग गए, तू कब आएगा? तो 2006 में जब मैं 6 साल गंगानगर थिएटर सीख के 6 साल चंडीगढ़ थिएटर सीखा, तो 2006 में मुझे लाफ्टर शो में मौका मिला। मैंने परिवार को बिठाया, मैं कहा बैठो देखो, आ जाऊंगा टीवी में। लाफ्टर शो की बूम एंट्री, पहला ही एपिसोड, कि इस एपिसोड के विनर ख्याली, वो परिजात एंकर हमारी आई, हाथ मिलाया, गले मिली। ये सीन घरवाली ने देखा, घर छोड़ के भागी, नई टेंशन पैदा होगी। मैं 3 दिन तक ढूंढता रहा, भगवान राम के मंदिर में गया, मैं कहा हे भगवान मेरी घरवाली गुम होगी। भगवान राम दुखी हो गए, बोले बेटा मेरी तो खुद हनुमान जी ढूंढ के लाए थे, तू डायरेक्ट वहीं संपर्क कर, बाईपास आने की क्या जरूरत है? सो ऐसी टेंशनें टीवी में आने के बाद भी आती रही। तो ये जीवन का दस्तूर है, छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती है। फिर एक दिन ऐसा मौका आया, कसवा जी गरीब आदमी के ज्यादा पीस आ जाए, वो आधा गिन गिन के पाड़ लिया, अथन गिने दिन की गिने। हाँ सच्चाई है, अथन गिने दिन की गिने, रोज की भी टेंशन रहे। तो मेरे सुबह भी शो हो रहे हैं, शाम को भी शो हो रहे हैं। जहां 1000 रुपए कमाते थे अब 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख डेली मिलने लग गए। और मुझे जीवन में सिर्फ पैसे से डर लगता है। जितना मैंने टीवी से, फिल्म से, स्टेज से कमाया, सारा का सारा मेरे दादा के नाम से ट्रस्ट बना के मेरे गांव 18 स्पीड में इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बना दिया। मैं वहां से फिर फ्री हो गया। तो भारत सरकार ने मुझे सैनिक स्कूल बनाने पर वार ऑफ ट्रॉफी में टैंक दिया, TK-55 टैंक गेट पे लगा हुआ है। बचपन में हमारे गांव में फौज आती थी, जब वो चले जाते थे तो हम रोते थे कि हे भगवान टैंक नहीं है, अब खेलने कैसे? क्योंकि फौजी हमें टैंक पे बिठा देते थे, टैंक के साथ खेलने देते थे, घूमने देते थे। तो हमने बचपन में मांगा कि प्रभु टैंक दे कोई। तो सैनिक स्कूल बनाने के बाद भारत सरकार ने हमें टैंक दिया। मेरी वो बात भी सुनी। 8 साल का था मैं तब तक, कसौं जी बोल नहीं पाता था। तो मेरी माँ ने मुझे पल्लू ब्रह्माणी माता का मंदिर है, पैदल भेजा 60 किलोमीटर। मैं बड़े भाई के साथ गया जब मेरी उम्र 8 साल थी। तो मैं वहाँ गया, जय करके आ गया। साल बाद माँ को लगा मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, आगा बा करने लग गया, तो मुझे दोबारा फिर भेजा, चांदी की जीप बना के दी। मैं ये अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ दोबारा गया पल्लू मंदिर, जब मैं 9 साल का हो गया। 60 किलोमीटर 2 दिन लगे, वहाँ जाके जीप अर्पित की। और जब मैं मंदिर से बाहर आया, जो मैंने बोलना शुरू किया, मेरा चुप कराने वाला बटन आज तक नहीं मिला। बोलने की खा रहा हूँ, बोलने की कमा रहा हूँ। तो मेरी भगवान ने हर वो बात सुनी है जो मेरे मन में इच्छा थी कि भगवान ऐसा होना चाहिए, तो वो हमेशा मेरी इच्छाएं पूरी हो। आप तो बस मांगिए, परमात्मा आपकी सारी इच्छाएं सुनता है, सारी इच्छाएं पूरी करता है। अपने धर्म कर्म के हिसाब से अपने काम अच्छे से आप करते रहें, माँ बाप की सेवा करते रहें, अपने डिसिप्लिन में रहें। बहुत सारे टाबरन आदत हुआ है किताब खा जाए, गत्तो खा जाए, जिल्त खा जाए। नहीं, किताब को सुंदर रखा करो, बैग से निकाल के पढ़ने का मन करे। बैग कटा फटा नहीं होना चाहिए। जाते ही आगे टी शर्ट उतारी फेंक दी, माऊ आप ही चकेगी। क्या मैं माऊ चकेगी? खुद समेट के रखो।
खुद जूते उठा के रखो, खुद अच्छे से कपड़े चेंज करो, क्योंकि अब आप जिम्मेदार हो गए हो। कई 10वीं 12वीं वाले बैठे हैं तो मुंह छा रही है, घर का रिश्ता ढूंढता फिर रहे थे जो कुर्तिया पजामा पैर खोल के फेंक दियो चेंज करना मतलब। तो ऐसे डिसिप्लिन में रहने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आपके सक्सेसता मिलने में और ज़्यादा आसानी होती है। कलेक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, ये IAS की पोस्ट तक पहुँचे हैं, तो कितनी मेहनत करी होगी, कितनी तैयारी करी होगी। ऐसे महानुभावों को हम पढ़ के भी इतना सीख लेते हैं, आधे तो तैयार हम वैसे ही हो जाते हैं। सो एक बार जोरदार तालियां बजाइए कलेक्टर साहब के लिए, और ये सपना पालिए कि हमें भी IAS बनना है और इस देश की सेवा करनी है। मैं एजुकेशन लाइन में आ गया, स्कूल लाइन में, तो मेरे मोटिवेशनल शो होने लग गए। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेता हूँ, IAS अकेडमी, IPS अकेडमी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, एयरफोर्स, नेवी, बहुत जगह पे मुझे मौका मिलता है। तो एक जगह गुरुजी मैं बता रहा था कि परमात्मा भाई नन भैया गोदी ले रखे और रोए के मत करो यार, ऐसे प्लीज मत करो यार, थोड़े समझदार हो आप। तो मैं एक जगह गुरुजी क्लास ले रहा था, आगरा की बात है, ये IAS अकेडमी की बड़ी क्लास चल रही थी। तो मैंने कहा परमात्मा जिस परिस्थिति में आपको रखे वहां खुश रहना सीख लो, आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो एक मैडम खड़ी हुई, बोली जी ये नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? आप जब गंगानगर कपड़ा मिल में नौकरी करते थे तो रेलवे स्टेशन पे सोए, आपने कैसे अपने आप को खुश रखा? सवाल तो टेढ़ा था। मैं कहा जी मैं स्टेशन पे ही चौड़ा होके जाता था, भी स्टेशन मेरे बाप का है, मर्जी आए उस कोने में मैं टांग पे टांग दे के सो जाता था। रात को पुलिस वाले आते चेक करने, मेरे पास टिकट नहीं, मेरे पास बैग नहीं, मेरा कान पकड़ते, चल बाहर आके मैं देखता लिखा होता था श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन। मैं कहा छोड़ो यार, अपने कौन सा बाप का है। जाट भवन में जब तक बैठे हैं, जाट भवन अपने बाप का। 3 बजे चौधरी साहब कहेंगे जी अब खाली करो, तो कहेंगे छोड़ो अपने कौन से बाप का है। तो जीवन का इतना सही मूल्य है, जिस चीज को मानो तो हक से मांगो, मानो। मैंने कहा मैडम ये बात तो सही है कि मैं स्टेशन पे सोया, मैं अखबार बिछा के सोया, पर यार का स्टैंडर्ड देखो, कभी हिंदी का अखबार नहीं बिछाया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदूज। भाई नीचे सोना है, अखबार बिछा के सोना है तो कम से कम अंग्रेजी का तो बिछाएं। फिर संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, संडे को बॉलीवुड पेज आते हैं ना, सारी फिल्मी खबरें होती है। संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, मेरे राइट साइड में प्रियंका चोपड़ा, मेरे लेफ्ट साइड में बिपाशा बसु। मैं कभी बिपाशा की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूं, कभी प्रियंका चोपड़ा की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूं। मैं क्यों टेंशन लूं कि मैं स्टेशन पे सो रहा हूं, अखबार बिछा। मेरे को टेंशन ये यार आती जाती सवारी मेरी हीरोइनों पे ना कोई पैर रख जाए। तो भगवान जहां भी रखे, जिस भी परिस्थिति में रखे, वहां आप हमेशा पहले तो खुश रहने की कोशिश करें। कितनी भी टेंशनें हो, कितना भी काम हो, क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए भी हम, होता है ना, मंदिर के आगे से भी मत्था टेक के 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद कर लेते हैं तो हमें ऐसे लगता है चार्ज हो गए। और आजकल के बच्चे ओ हो मोटरसाइकिल पर जाए गुरुजी, और यहाँ मंदिर के आकर निकले तो यहाँ स्टाइल मत यहाँ हाथ रख गए, यहाँ जाना हनुमान जी गेट पर ही खड़े आएंगे हाजिरी लगाने खातर। तो बाइक पे बेटा हमेशा हेलमेट लगा के चला करो, हाथ छोड़ के स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी वो लाइन नहीं है। वो लाइन पे जाना है तो फिर पढ़ाई छोड़ो, एशियाड सर्कस है, हनुमानगढ़ चलो मैं लगवा दूंगा, है ना। तो जो चीज जिस उद्देश्य के लिए बनी है हम उसको उसी उद्देश्य से काम में लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब हमारे हनुमानगढ़ का या समझ लो तारानगर का अपने जो इस एरिया का कल्चर है वो हरियाणा और पंजाब से भी बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। थारो के गम गयो गुरु जी कौन पाया? गुरु जी ने अब ढूंढ ले अब भी ढूंढ ले 2 मिनट में। अगली उतारो थे इतम आज सी। तो हमारे यहाँ का कल्चर इतना बिंदास है ना, ये जितनी माताएं बहनें बैठी है आपको ज्यादा आनंद आएगा। भाई हमारे यहाँ का रिवाज परंपरा क्या है, जैसे हस्बैंड वैसे ही वाइफ, सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी। अब मास्टरनी चाहे तीसरी फेल हो, हाँ मास्टर ला रहा आगे मास्टरनी पक्की होगी।
मैं बॉम्बे में रहता हूं, बहुत टेंशन में रहता हूं भी यार अपर लोग कल्चर जे बॉम्बे में शुरू हो गयो, क्योंकि यहां नाम नहीं लेते, अग्रवाल साहब, गोयल साहब सरनेम लेते हैं बॉम्बे में ज्यादा। तो मैं सोचो यार, जो अपर लोग कल्चर सरपंच सरपंच नहीं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं, जो बॉम्बे में शुरू हो गए तो गड़बड़ हो जाए, तो लोग डायरेक्ट हो जाएगा चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। बोले जी मैं पार्टी में अंडा साहब आया, सगा अंडी आई। कई बार बोलो डर लगे, भगवान ना करे कि कोई नाम ही चड्डा साहब निकल गया। तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो, इसका अंदाज इतना अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा भी है, पंजाब भी है, राजस्थान में हम हैं ही हैं। अभी पिछले दिनों ना एक ये घर की बात बताऊं था ना, पिछले दिनों हमारे हनुमानगढ़ जिले में गेहूं खराब हो गई थी पिछले साल, तो तूड़ी हरियाणा से लाने लग गए, तूड़ी हरियाणा से लाने लग गए। सरकार को पता लगा, बैन लगा दिया भी राजस्थान में तूड़ी नहीं जानी चाहिए। मेरा हिसार में शो था, खट्टर साहब चीफ गेस्ट आए हुए थे, तो मैं कहा खट्टर साहब हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले से, झुंझुनू जिले से 1000 लड़कियों का रिश्ता हमने हरियाणा में कर रखा है, हम सारे रिश्ते कैंसिल कर देंगे क्योंकि तूड़ी नहीं तो कुड़ी नहीं। फिर सरकार का फायदा क्या हुआ, हमें जो चीज चाहिए वो मिल ही नहीं रही। तो ऐसे हरियाणवी माहौल इतना प्यारा है ना, आपको दुनिया में हाजिर जवाब लोग सिर्फ हरियाणा में मिलेंगे। गाड़ी लेके जा रहे हैं ना और किसी को पूछ लिया कि भाई साहब पेट्रोल पंप कहां पड़ेगा, क्या बात है, आग लगावेगा, सीधा जवाब कम ही देते हैं। एक तो दिल्ली में घंटा घर पे गड़ी ठीक करने चढ़ा, जब वो गड़ी ठीक करके नीचे उतरा तो दूसरे ने पूछा, बोला भाई ठीक करने गया था कि ना आंख कमजोर थी, टाइम देखने गया था। अंदाज ही निराला है। सोनीपत मेरा शो था पिछले महीने, तो हम दिल्ली से निकले, एयरपोर्ट से निकले, तो पूछा जी कहाँ आना है, बोला आप चंडीगढ़ रोड पे चलिए, मुरथल आएगा, वहां से आप लेफ्ट मुड़ो तो 8 किलोमीटर बाद सोनीपत, एंट्री में गंदा नाला आप पार करो, कच्ची बस्ती में हमारा ऑफिस, वहां से हम आपको ले जाएंगे। अब हरियाणा का अंदाज देखिए, मैं गाड़ी जैसे मुरथल से मुड़ी, एक ताऊ धोती कुर्ता पैर के सड़क किनारे खड़ा, और जैसे ही मुड़ते हुए मगर पूछा, मगर ताऊ सोनीपत, कहता नहीं जाना भाई। मगर यार मैं सवारियां ढो रहा हूं। थोड़ा आगे गए, एक ताऊ जी मिले, गाड़ी रोकी, आराम से राम राम किया, मगर ताऊ जी राम राम, बोले राम राम, मगर सोनीपत जाना है। वो मेरे नजदीक आया, बोले बेटा जाओ, मेरे रोकने तो मेरी औलाद नहीं रुकती, तुम कहां से रुकोगे। मगर यार ये आदमी है ना, कोई भी ढंग का जवाब नहीं दे रहा है। थोड़ा और आगे चले, ऐसे एहसास हुआ कि यार ये एक नाली सी है, बहुत बड़ा नहर जैसी, गंदा नाला ही है। तो एक ताऊ फिर मिला, मैंने ठोकी राम राम, मगर ताऊ जी ये गंदा नाला कहां पड़ेगा। उसने मुझे गौर से देखा और बोले बेटा साफ करने आए हो। वो मगर ताऊ तेरे को शर्म नहीं आती, मैं नाले साफ करने वाला लग रहा हूं। बोला इससे ज्यादा भी नहीं लग रही। तो मैंने वो नदी पार करी, आगे गया, थोड़ा एहसास हुआ ये कच्ची बस्ती सी है, तो एक ताई जी खड़ी थी, तो मेरा सुकून सब मिल गया मुझे। मैं कहा यार ये आदमी है ना सही जवाब नहीं दे रहे, ये आंटी जी ठीक मिल गए मेरे को। मैंने कहा आंटी जी नमस्ते, बोला नमस्ते। मैं कहा कच्ची बस्ती यही है, बोला बेरा नहीं बेटा, टक्कर मार के चेक कर ले। मतलब कम लेडीज भी नहीं हरियाणा की। एक तो गोद में बच्चा लेके सड़क किनारे खड़ी, बच्चा रो रहा है, इधर से बस आई, बोला रुक जा रहा बेटा, डट जा, थम जा। बस वाले ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बस रोकी। बोला ताई उधर से बैठ, खिड़की उस साइड में है। ताई बोली चढ़ना नहीं है बेटा, थोड़ी पाँव पाँव बजा दे, छोरा राजी हो जाएगा। इस चक्कर में बस रुकवा लेते हैं। तो इतना निराला अंदाज है। और बच्चों का तो पूछो ही मत। हरियाणा में एक बच्चे को मैंने पूछ लिया, मगर बेटे मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है। वो बोला अंकल निकलता है, वो छोड़, तू ये बता घुसता कैसे है। तो इतना निराला अंदाज है वहां का, और इतनी बहादुरी। थोड़ा सा उधर निकले तो हमारे पंजाब में आ जाती है। एक सरदार जी तो रेलवे लाइन पे तलवार लेके खड़े, तलवार घुमा रहे हैं, मैं गड्डी रोकनी है। मगर सरदार जी इतनी बड़ी ट्रेन आप कैसे रोकोगे। नजदीक आई तो छलांग मार के दूर हो गए, गाड़ी निकल गई। मका की होया पाजी, गड्डी रोकी नहीं। कहते रोकी नहीं तो की होया, साली दी चीखा तो कढ़ाती। तो ऐसा बहादुरी का अंदाज है हर जगह। तो हमारे यहाँ हर तरह के कल्चर है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अध्यात्म कल्चर सबसे ज्यादा, वीरों का कल्चर सबसे ज्यादा है ना। तो उसका इतना आनंद हम ले सकते हैं कि मेरे गांव में थोड़े दिन पहले अंग्रेज आ गए। राजस्थानी रियल कल्चर बता रहा हूं सर मैं आपको।
रियल कल्चर क्या है हमारे राजस्थान का? क्या ऊंची ऊंची धोती बांध है, सिर पर बांध है पागड़ी, गोदा ने गोद लिया कह, सांड ने कह डागड़ी, तीनों टाइम रोटी खावे, घड़ी पीवे राबड़ी, और टाबरा के नजर ना लगे, कमर में बंद है तागड़ी। यही है ना कल्चर अपना? क्या कॉलेजा में जावे छोरा नीचे रखे गाड़ी। आजकल बाइक के बिना तो ट्यूशन नहीं जाते बच्चे। क्या कॉलेजा में जावे छोरा नीचे रखे गाड़ी, बापू जी ने आयो गुस्सो लिया ढूंढ के लाडी, आए साल एक टब्बर लोकल होगी गाड़ी, छोरो हो खरबूजा बरगो हो गयो फाडी फाडी। तो ये मेरे गांव में अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आए भी, गांव के कुछ शूट करनी थी, गांव का कल्चर देखना था। मैं कुदरती गांव गया हुआ था, तो गांव वालों ने धक्का मार के मेरे को आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे, स्पीको। अब स्पीको क्या, मैंने बताया था, मेरे तो नाम से ही पंगा शुरू हो जाता है। वो अंग्रेजनी ने सबसे पहले यही पूछा, व्हाट इज योर नेम? मैं कहा जी माई नेम इज ख्याली। ओ काली? मैं कहा नो काली, ख्याली। आई नो ख्याली। मैं कहा ठीक है, तू समझी भी है, ठीक है। किसने रखा ये नाम? मैं कहा नाम हमारे यहाँ कौन रखता है? जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा, आई मीन से माई डैडी। ओके नाइस। तुम पैदा कैसे हुए? मैं कहा कैसे हुए क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है कि तरीका पूछ रही है? बोले नो नो आई मीन से तुम पैदा कहां पे हुए? मैं कहा राजस्थान। बोले नो इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मैं कहा पार्ट पुर्ट नहीं, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोले नो नो पैलेस पैलेस। आप कौन सी जगह पे पैदा हुए? मैं कहा मैं चारपाई पे पैदा हुआ। व्हाट इज चारपाई? अब मैं टेंशन में, मेरे को चारपाई की अंग्रेजी नहीं आती। प्लीज टेल मी व्हाट इज चारपाई? मैं कहा चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावा, चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई देन डेली होइंग, फादर आइंग कसिंग कसिंग कसिंग, दिस इज चारपाई। ओके नाइस। तुम कितने बहन भाई हो? मेरे को गांव वालों ने बोला था काम को चक्के रखना है, अंग्रेजों से दबना नहीं। बोले तुम कितने बहन भाई हो? मैं कहा 12। 12? फादर क्या करते हैं? मैं कहा यही करते हैं। तो बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मैं कहा सही बोलते हैं भी, 12 मुंह 2 तो डंगा निकलेगा। तो बोले तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं? मैं कहा जी परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी, उसने मेरे बाप को 4 घंटे समझाया, फिर मेरे बाप ने 1.5 घंटा उसको समझाया, तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं। ओह माय गॉड, खाना खराब? मैं कहा हाँ। मां मेरी डांटने लग गई। 1 घंटा हो गया इनका इंटरव्यू ले रहे, बेचारों को चाय नहीं पूछा, नाश्ता नहीं पूछा, फटाफट मां ने बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग, और जैसी अंग्रेजों को दिया उन्होंने कैमरे निकाले, नाचने लग गए। ओ वाओ सिमट वाला पिज्जा। मैं कहा नो सिमट पिज्जा, बाजरा चपाती ऊपर वेजिटेबल। तो वो साग तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही है, आंटी प्लेट कहाँ रखूं? आंटी प्लेट। अरे मैं कहा यही तो खाना था, हमारी रोटी को तो तुमने प्लेट समझ रखा है। तो बोले आई वांट सी योर विलेज। मैं कहा चलो भी गांव दिखा लाता हूं। बाहर निकले ही थे कि मेरे ताऊजी आ रहे हैं सामने से, असली राजस्थान, सुरंगो छाप, पागड़ी बांधड़ी, लंबो चौड़ो एक धोती। अंग्रेजनी बाज गई, ताऊ की धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस? दिस इज इंडियन फैशन। मैं कहा यस दिस इज इंडियन फैशन धोती। ओह टेल मी व्हाट इज धोती? अब मैं फिर फंस गया, धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज धोती। मैं कहा जी धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा, इसमें कहां से हवा आती कहां हवा जाती कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाती। दिस इज धोती। धोती ओढ़ के जाती, थक गया बिछा के सो जाती, ठंड लगी घुमा के ओढ़ लेती। इंटरनेशनल क्लॉथ। ओके। तो थोड़ा आगे ताऊ जी का लड़का आ रहा था, पजामा कुर्ता पहरे,
ये भी हमारे राजस्थान का ही कल्चर है। पजामा कुर्ता पहने तो अंग्रेजनी ने भाग के उसका पजामा पकड़ लिया, दिस इज धोती, मगर नो दिस इज पजामा। ओह व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा, मगर थोड़ा सा ही फर्क है धोती पजामे में, ज्यादा फर्क नहीं है। कि धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूं पीछे से, तुम खुलता है आगे से। तो धोती कुर्ता पजामे कुर्ते का कल्चर देखने के बाद थोड़ा आगे निकले ना तो दीवारों पे आपको पता है अपने यहाँ गोबर थाप के रख देते हैं, गांव का गैस सिलेंडर वही होता है। तो अंग्रेजों ने जैसे ही देखा दीवार के ऊपर ऐसे उपले थपे हुए हैं, भाग के कैमरे निकाले, ओ वाह वॉल पेंटिंग, मगर नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले। व्हाट उपले? अब मैं फिर फंस गया, उपले की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज उपले? उपले मतलब केक ऑफ गोबर। व्हाट इज गोबर? मगर भैंस का ओवरफ्लो। व्हाट इज भैंस? मका मिल्क पे मम्मी। व्हाट इज दिस? मका ये बफेलो के ओवरफ्लो का ये उपला है। तो वो सोचने लग गए अंग्रेज कि भैंस कैसे चढ़ी होगी दीवार पे, कैसे उपला किया होगा, ये दीवार पे कैसे चिपका होगा। तो ऐसी कल्पना करने लग गए यहाँ के कल्चर को देख के। तो थोड़ा आगे निकले, मेरे गांव के पीछे है ना रेलवे लाइन है, और आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की रेलवे लाइन सुबह सुबह बिजी रहती है, कई दूर तक लोग डब्बा लेके बैठे रहते हैं। सरकार ने बड़े शौचालय बांटे, पर फिर भी कईयों की आदत है। तो जैसी गांव पार किया, रेलवे लाइन पे 8-10 लोग डब्बा लेके ऐसे दूर दूर बैठे, अंग्रेजों की नजर पड़ी, बोले व्हाट इज दिस? मैं सोचा बेइज्जती, मैं कहा चलो गगर नदी दिखा के लाता हूं आपको। नो नो टेल मी व्हाट इज दिस? हम कहा चलो काली बंगा दिखा के लाता हूं आपको। नो टेल मी व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं कहा ये लोग यहाँ सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। बोले नो, वो नीचे बैठे हैं। मैं कहा वो राजस्थानी हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं इसलिए नीचे बैठे हैं। तभी तो हमारे बारे में कहा है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावणो म्हारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावणो म्हारो राजस्थान। मुझे बताया गया था कि आप बच्चों के भी बहुत सारे सवाल हैं।